अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत है। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कर्नाटका के एक छोटे से गांव होसल्ली की, जहां रहता है रंगनाथा। रंगनाथा को लोग प्यार से बुलाते हैं रंगा के नाम से। रंगा अकाउंटेंट साहब का बेटा है, जिसे उन्होंने बाहर बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेजा है। अब वो पढ़ाई कर अपने गांव वापस लौटा है, तो लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर उमड़ी है, ये देखने के लिए कि उनका रंगा वैसा ही है या शहर जाके वो बदल गया। ये कहानी हमें सुनाई जा रही है उसी गांव में रहने वाले वेंकटेशा अयंगर द्वारा, जो इस कहानी के लेखक भी हैं। लेखक साहब पहले तो थोड़ा गुस्से में लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके गांव होसल्ली के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि जब भारत का नक्शा बन रहा था, तो शायद अंग्रेज़ी हुकूमतों को ये पता ही नहीं था कि होसहल्ली नाम का कोई गांव भी है। इसलिए उन्होंने हमारे देश के नक्शे से इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए उड़ा ही दिया। पर अगर आप कभी होसहल्ली गांव जाएं, तो वहाँ के आम ज़रूर चक्के आएं, क्योंकि लेखक साहब का मानना है कि वहाँ के आम इतने खट्टे हैं कि उन्हें खाने से आपका दिमाग भिन्ना आ जाएगा। ये कहानी उस समय की है जब लोगों को ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा आती नहीं थी, और ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपने बच्चों को यूं इतने बड़े शहर बेंगलोर में पढ़ाई के लिए भेजा करते थे। इसी के उदाहरण स्वरूप लेखक साहब हमें बताते हैं, एक बार लेखक साहब रामा राव जी के घर गए। रामा राव जी वहीं उनके पास में ही रहा करते थे। रामा राव जी ने अपने घर पे एक औरत से लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां मंगवाई। रामा राव जी का बेटा पैसे देने के लिए बाहर आया, और उन्होंने उस गरीब औरत से पूछा कि कितने पैसे हुए। उसने कहा 4 आने। रामा राव जी के बेटे ने कहा, मेरे पास चेंज नहीं है, तुम कल सुबह आ जाना। वो गरीब औरत बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि चेंज किस बला का नाम है। हालांकि लेखक साहब को भी नहीं पता था कि चेंज किसे कहते हैं। वो तो उन्होंने कभी किसी मौके पे रंगा से बाद में पूछा, तो उन्हें पता चला चेंज का मतलब है छुट्टे। तो ये हालात थे अंग्रेज़ी भाषा के उस समय वहाँ पर। तो रंगा का आना एक उत्सव तो था ही ना। रंगा के घर के बाहर लोग ऐसे उमड़े थे जैसे न जाने किसको देखने आए हों। अपने घर के बाहर इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया और हल्की सी मुस्कुराहट लेकर कहने लगा कि क्या हम सब अंदर चलें, वरना ये जगह ऐसे हो जाएगी जैसे कलकत्ता की काल कोठरी हो। रंगा के इस अंदाज को देखकर लोगों को लगा कि हमारा रंगा बिल्कुल नहीं बदला, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इतने में एक बूढ़ी सी औरत रंगा के करीब आई, उसकी छाती पर हाथ रखा और मुस्कुराई और कहने लगी कि इसने अभी भी जनेऊ पहन रखा है, इसका मतलब है इसने अपना धर्म अभी भी नहीं हारा। ये सुनकर रंगा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लोगों को ये विश्वास हो गया कि हमारा रंगा वही पुराना रंगा है, तो धीरे धीरे भीड़ वहाँ से कम हो गई। पर लेखक साहब वहीं खड़े रहे। उन्होंने पूछा, कैसे हो रंगप्पा? रंगा ने लेखक साहब के पैर छुए और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लेखक साहब ने रंगा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। दूसरे दिन दोपहर में रंगा लेखक साहब के घर आया। उनके बीच में कुछ बातें हुई। बातों बातों में लेखक साहब ने रंगा से पूछ ही लिया, तो तुम्हारी शादी करने के क्या इरादे हैं? तो रंगा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। तो लेखक साहब ने उससे पूछा, भला क्यों? तो रंगा ने कहा, मुझे एक सही लड़की चाहिए मेरे लिए। मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो थोड़ी मैच्योर हो, और अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं अकेला रहना ही पसंद करूँगा। लेखक साहब ने रंगा से पूछा, क्या कोई और कारण तो नहीं? तो रंगा ने ज़रा रुक के कहा,
कि एक आदमी को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो, लेकिन हमारे यहाँ अरेंज्ड मैरिजेस का ही रिवाज है। तो भला ऐसे में कोई लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, और एक ऐसी लड़की को जो अभी बहुत छोटी हो। इसलिए मुझे एक मैच्योर लड़की चाहिए, कोई छोटी बच्ची नहीं। रंगा के शादी के बारे में ऐसे ख्याल सुनकर लेखक साहब को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि रंगा एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, लेकिन इसने तो अकेला रहने का तय कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद लेखक साहब ने भी ये तय कर लिया कि वो तो रंगा की शादी करवा के रहेंगे। और लेखक साहब को अच्छे से पता था कि रंगा के लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। रामा राव जी की भतीजी, वो एक सुंदर लड़की थी जो 11 साल की थी। वो अपने अंकल के घर रहने आई हुई थी। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। वो लड़की बहुत ही अच्छी वीणा और हारमोनियम बजाती थी, साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली थी। लेखक साहब को लगा कि ये लड़की रंगा के लिए बहुत ही अच्छी दुल्हन बनेगी, और उस लड़की का नाम था रत्ना। लेखक साहब का रामा राव जी के घर आना जाना था, इसलिए उन्होंने रामा राव जी की पत्नी से कहा कि आप कल रत्ना को मेरे घर लस्सी लेने भेज दीजिएगा। दूसरे दिन रत्ना लेखक साहब के घर आई, एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के। लेखक साहब ने उसे बैठने के लिए कहा और कुछ गाने के लिए कहा। रत्ना गाना शुरू करती है और इतने में रंगा दरवाजे पे आ जाता है। रंगा इतनी खूबसूरत सिंगिंग को रोकना नहीं चाहता, इसलिए वो ध्यान से लेखक के घर के अंदर की तरफ आता है, लेकिन रत्ना ऊपर की तरफ देखती है और एक अजनबी को देखकर वो गाना बंद कर देती है। रंगा अंदर आता है और कुर्सी पे बैठता है। रत्ना उठकर सिर झुकाए दूर जाकर खड़ी हो जाती है और रंगा रत्ना को एकटक घूरता रहता है। फिर अचानक से रंगा कहता है कि मुझे चलना चाहिए, मेरी वजह से इन्होंने गाना बंद कर दिया। रंगा का ये महज कहना ही था, मजाल है कि उसने एक कदम बाहर की तरफ बढ़ाया हो। इतने में रत्ना भागकर शर्म के मारे कमरे में चली जाती है और रंगा पूछता है, भला वो लड़की कौन थी स्वामी? लेखक साहब भी तंज कसते हुए उसे कहते हैं, देखो क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़की कौन थी। मेरी शादी हो चुकी है और तुम शादी करना नहीं चाहते, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की कौन थी। रंगा ने बहुत ही उम्मीद से लेखक साहब की तरफ देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब है अभी उसकी शादी तो नहीं हुई? तो लेखक साहब ने भी रंगा के मज़े लेते हुए कहा, नहीं, उसकी तो शादी हो गई है 1 साल से। उस वक्त रंगा का चेहरा ऐसे था जैसे भुना हुआ बैंगन हो, और ये सुनते ही रंगा वहाँ से चला गया। और अगली सुबह लेखक साहब भी शास्त्री जी के घर पहुँच गए। शास्त्री जी को उन्होंने कुछ लिखाया पढ़ाया और कहा कि वैसे ही कहना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, और राशिफल तैयार रखिएगा। उसी दोपहर लेखक साहब रंगा से भी मिले और रंगा का चेहरा वैसे ही उतरा हुआ था। तो लेखक साहब ने रंगा से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तो रंगा ने कहा, कुछ नहीं। लेखक साहब ने कहा, अगर सिर में दर्द है तो चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। रंगा ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेखक साहब ने रंगा के थोड़े और मज़े लेते हुए कहा, मेरा भी यही हाल था जब मुझे लड़की चुनने के लिए कहा था, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी है नहीं। ये सुन के रंगा लेखक साहब को घूरने लगा। लेखक साहब ने रंगा से कहा, चलो चलते हैं शास्त्री जी के पास, देखते हैं कि तुम्हारे ग्रहों गुरु और शनि में कितना दम है। रंगा भी लेखक साहब के साथ चल पड़ा। जब रंगा और लेखक साहब शास्त्री जी के पास पहुँचे
तो शास्त्री जी ने भी थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए कहा, अरे श्याम, बहुत समय से मैंने तुम्हें देखा नहीं। श्याम यहाँ हमारे लेखक साहब का ही निक नेम है। शास्त्री जी, जो मजे हुए ज्योतिष हैं, उन्होंने रंगा की तरफ देखते हुए पूछा कि ये अकाउंटेंट साहब का बेटा वापस कब आया? बताओ, मैं इनके लिए भला क्या कर सकता हूँ? तो लेखक साहब ने कहा, शास्त्री जी, अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए, भला हमारे रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बेचारे रंगा को इतना परेशान कर रही है? शास्त्री जी ने पेन और पेपर निकाल लिया। पहले तो उसके ऊपर कुछ करने लगे, उसके बाद अपनी उंगलियों पे कुछ गिनने लगे और रंगा से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारा राशिफल क्या है? रंगा को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो शास्त्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से अपनी उंगलियों पे वो कुछ गिनने लगे और आखिर में कहा, क्या ये कोई लड़की के बारे में है? जब शास्त्री जी रंगा से ऐसी बात कर रहे थे तो लेखक साहब अपनी हंसी रोके नहीं रोक पा रहे थे। शास्त्री जी ने कहा, ये किसी लड़की के बारे में ही सोच रहा है, जिसका नाम कमला हो सकता है या पाची भी हो सकता है। अगर पाची नहीं तो कमला होगा। इतने में लेखक साहब कहते हैं, क्या लड़की का नाम कोई खूबसूरत रत्न जैसे रत्ना नहीं हो सकता? रत्ना, वही लड़की जो रामा राव जी के घर पे है। बताइए शास्त्री जी, क्या वहाँ हमारी दाल गलने का कोई आसार लगता है? इतने में शास्त्री जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुन के रंगा का चेहरा खिल उठता है। पर लेखक साहब फिर से कहते हैं, पर उस लड़की की तो शादी हो गई है। ये सुनकर बेचारे रंगा का चेहरा फिर से मुरझा जाता है। अब लेखक साहब और रंगा दोनों शास्त्री जी के घर से निकलते हैं। रास्ते में रामा राव जी का घर पड़ता है और रत्ना घर के बाहर खड़ी है। लेखक साहब अकेले ही अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद बाहर आते हैं और रंगा को कहते हैं, पता है क्या रंगा, लड़की की अभी शादी नहीं हुई। तो क्या लगता है तुम्हें, शास्त्री जी की बातें सच होंगी या नहीं? तो रंगा कहता है, मैं तो मानता हूँ कि हमारे शास्त्र ही सच हैं। उसी शाम लेखक साहब और शास्त्री जी कुएं पे मिलते हैं। लेखक साहब शास्त्री जी से कहते हैं, तो आपने वही कहा जो मैंने आपको सिखाया है ना? तो शास्त्री जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो वो कहा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आगे लेखक साहब कहते हैं कि वो एक सुहाना दिन था जिस दिन रंगा लेखक साहब को न्योता देने आया, श्याम के जन्मदिन का। वो 3 बरस का जो हो गया था। श्याम अब सिर्फ हमारे लेखक साहब का नाम नहीं, बल्कि रंगा और रत्ना के 3 बरस के बेटे का नाम भी है। आखिर रंगा ने अंग्रेजी रिवाज अपना ही लिया, अपने बेटे का नाम उसके नाम पे रखे जिसे आप पसंद करते हैं। अब लेखक साहब रत्ना और रंगा के घर जाते हैं, श्याम को गाल पे चूमते हैं और उसकी छोटी उंगली पे अंगूठी पहना देते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।